नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज एक खबर आप लोगों ने देखी होगी। अब वैसे तो हम लोग पॉलिटिकल खबर अधिक करते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड का जिक्र आ जाता है और कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसका पॉलिटिकल मतलब भी निकाला जा सकता है, तो चर्चा बहुत अवश्यंभावी हो जाता है। अब आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई को एक निमंत्रण सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आप सभी लोग मत पहुंचाइए मुंबई के बांद्रा में। 150 मेहमानों को ही बुलाया गया है और वो भी एकदम से नजदीकी पारिवारिक मित्र को बुलाया गया है। आज की जो ये 5 जुलाई की कवायद है, ये बिल्कुल 1 साल पहले एक सरप्राइज दिया गया इसी 5 जुलाई की कवायद के लिए, लेकिन ये 5 जुलाई 2026 में आएगी, इसकी घोषणा उस वक्त नहीं हुई थी। लेकिन कुछ पत्रकारों को एक होटल में, 5 सितारा होटल में बुलाया गया और कहा कि आज तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा देते हैं कि तुम लोग कितने बड़े 30 मार खाओ, कुछ नहीं हो तुम लोग। ये देखो कि मैं इतने वर्षों से एक महिला के साथ घूम रहा हूं और तुम्हें कानो कान खबर नहीं हुई। तो आज मैं मिलाता हूं और ऑफिशियली घोषणा करता हूं कि ये मेरी नई दोस्त है। ये कहने वाले थे श्रीमान आमिर खान साहब, और वो पत्रकारों से गुफ्तगू कर रहे थे और पत्रकारों को अपनी तीसरी होने वाली, अभी तक उस वक्त तक वो गर्लफ्रेंड थी, हालांकि 25, ऐसा वो दावा करते हैं कि 25 वर्ष पुराना उनका रिश्ता है, रहा होगा, लेकिन वो पहली बार उन्होंने पत्रकारों को ये चौंकाया कि इतना पापराजी पापराजी करके घूमते रहते हो, लेकिन तुम्हें कानो कान खबर नहीं हुई और देखो हमारी तीसरी गर्लफ्रेंड आ गई। भाई, ये तीसरी गर्लफ्रेंड तो अधिकृत है, जो छुपा नहीं पाए श्रीमान। जो छुप छुप करके इनका खेल चल रहा था वो अभी भी चल रहा होगा। लेकिन खैर, अभी मैं पूरे डिटेल में आता हूं। श्रीमान आमिर खान की आज शादी है, 5 जुलाई है, तो 150 मेहमानों को बुलाया गया है और उसमें भी परिवार के ही ज्यादातर लोग हैं। 150 भी कम नहीं है, लेकिन पारिवारिक लोग हैं। और इसके बाद कोई पार्टी नहीं होनी है, ये भी ध्यान रख लीजिए। मतलब इनकी तरफ से सूचना है कि कहीं कोई रिसेप्शन नहीं होगी, बस एक सादे समारोह में दोनों परिणय सूत्र में बंध जाएंगे और इसमें इनके चारों बच्चे शामिल रहेंगे। दोनों पूर्व पत्नी भी शामिल रहेगी। बड़ा अद्भुत है। चारों बच्चे शामिल रहेंगे। चार मतलब इनके जो बच्चे हैं, जुनैद, जैद, जो भी है, आजाद, और एक जो नई पत्नी आ रही हैं, वो अपने साथ एक बेटे को भी ला रही हैं, तो उनका भी एक पूर्व पति से एक बेटा है, तो वो बेटा भी रहेगा साथ में, उनका भी तलाक हो चुका है। तो ये आज शादी है, तो आप सभी घी के दिए जलाइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके पहले कि मैं आमिर खान के तीनों शादियों की चर्चा करूं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने जीवन में इतने इम्परफेक्ट कैसे हो जाते हैं, मैं हैरान हूं। इनको पूरी दुनिया परफेक्शनिस्ट कहती है। फिल्मों के अवार्ड फंक्शन में ये नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर इनको अवार्ड मिला नहीं तो फिर वो अवार्ड फंक्शन का ही विरोध कर देते हैं और वो जूते की नोक पर रखते हैं। मीडिया में प्रचारित करवाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। 2 साल 3 साल में एक मूवी करते, हर साल मूवी नहीं करते। 2-3 साल में एक मूवी हुआ तो कर दिया, और फिर वो मूवी फिर बॉक्स ऑफिस पर कमाल का काम करती है। अभी बॉक्स ऑफिस पर आई थी कोई मूवी, कुछ चली वली नहीं इनकी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल का काम करती है, वो मूवी लेकर के आते हैं। मतलब हर साल ये कोई मूवी नहीं बनाते हैं। इस तरह के परफेक्शनिस्ट हैं। तो अभी इनकी पीआर एक्सरसाइज पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन बॉलीवुड में लव जिहाद शुरू करने वाले ये जो 3 नए खान हैं, उसके पहले का एक दूसरा इतिहास है, अद्भुत इतिहास है। वो लव जिहाद का इतिहास नहीं है। और आज देखिए, इस मुद्दे पर, इस लव जिहादी को कोई भारत का बड़ा राजनीतिज्ञ इसकी आलोचना नहीं करेगा, हिंदुत्ववादी भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं कहेंगे, लव जिहाद कहना भी ठीक नहीं होगा। क्यों? एमिकेबल हो रहा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही बेचारे छोटे लोग भी करते हैं, लेकिन छोटे लोग करें, गरीब लोग करें तो वो लव जिहादी हो जाते हैं। उनको पैसा मिलता है ये काम करने के लिए।
ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये आइकॉन जो समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, वो व्यक्ति कितनी साफ़गोई से निकल जाता है। एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं मुंबई की, वो अक्सर वो कहती हैं कि बॉलीवुड ने और ख़ास तौर से इन तीनों खान ने और कुछ और लोगों ने एक नई रणनीति बनाई, एक नया तरीका ढूँढा कि शादी करो, तलाक दे दो, फिर दूसरी शादी करो, पहली शादी से भी जो पहली पत्नी है या पति है, उससे संबंध दोस्ताना रखो। फिर दूसरी शादी कर लो, उसको भी तलाक दे दो, उसके भी दोस्ताना रखो। इसकी मिसाल है श्रीमान आमिर खान जी। अब आप इन्हें कहेंगे परफेक्शनिस्ट, ये फुली इम्परफेक्ट हैं। और इनका अभी पूरा पीआर एक्सरसाइज ये कैसे करते हैं, ये व्यक्ति क्या हैं, इनके बारे में मैंने कई शोज़ किए हैं। आमिर खान और रिया चक्रवर्ती को लेकर के मैंने कई खबरें की हैं। आमिर खान और फैज़ल खान जो इनके भाई हैं, उनके बारे में खबरें की हैं। फैज़ल खान को किस प्रकार से इन्होंने पागल बनाया, किस प्रकार से मेंटली विक्षिप्त किया। कोर्ट जाना पड़ा फैज़ल खान को, इनके छोटे भाई को, इनके बड़े भाई को बल्कि। छोटे भाई को, इनके छोटे भाई को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से साबित करवाना पड़ा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं मेंटली चैलेंज्ड नहीं हूँ, मैं विक्षिप्त नहीं हूँ। अदालत ने जब उन्हें कहा कि हाँ, आप ठीक-ठाक हैं, तब, नहीं तो साल भर इन्होंने उनको ड्रग दे-दे करके उनकी हालत खराब करवा दी थी। ये है मिस्टर परफेक्शनिस्ट का इनका पारिवारिक इनका ये जो की चर्चा है। लेकिन इस पर आने के पहले एक ज़िक्र आज बहुत ज़रूरी हो गया है, इसी के आलोक में। ऐसे भी शख्स रहे हैं बॉलीवुड में, शोमैन जिसको आप कहते हैं, यूसुफ साहब, दिलीप साहब, उनकी एक किताब है सब्सटेंस एंड शैडो, मेमोइर्स है उनकी। वो खुद लिखते हैं सब्सटेंस एंड शैडो में कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी एक। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिलीप साहब ने 2 शादियां की थी, क्योंकि जो दूसरी शादी थी वो बहुत कम समय के लिए हुआ और बहुत जल्दी दिलीप साहब को यह एहसास हो गया कि मैं मुझसे गलती हुई और उस गलती को कैसे इन्होंने ठीक किया वो भी मैं बताऊंगा। तो ये श्रीमान आमिर खान भी एक तरफ है और एक तरफ यूसुफ खान भी हैं, एक तरफ दिलीप साहब भी हैं जो अपनी गलती को ठीक करते हैं। 1966 में जब ये 44 साल के थे तो 22 साल की थी बेगम इनकी शायरा बानो, जो इनकी बेगम बनी बाद में, शायरा बानो। और शायरा बानो ने खुद कहा कि जब मैं 12 साल की थी तब से मैं एडमायर कर रही थी कि मैं यूसुफ साहब से शादी करूंगी, मैं अगर शादी करूंगी तो दिलीप कुमार से ही करूंगी। और वो कह रही थी कि मुझे 8-10 साल इंतजार करना पड़ा। जब मैं जवान हुई, शादी के लायक हुई, तो 22 साल जब मेरी उम्र हुई तब मैं यूसुफ साहब से शादी किया। और वो उस वक्त यूसुफ साहब 44 साल के थे। अब ये जो 16 का आंकड़ा है बॉलीवुड में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये यूसुफ साहब पर भी जच रहा है और श्रीमान आमिर खान पर भी जच रहा है। एग्जैक्टली 16 साल के बाद 1986 में यूसुफ साहब ने दूसरी शादी कर ली आसमा रहमान से। आसमा रहमान बहुत एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत एक महिला थी जो कनाडा में जाकर के बस गई। और लोग कहते हैं, चर्चा इस प्रकार की थी उस वक्त बॉलीवुड में कि आसमा रहमान से जो यूसुफ साहब की शादी हुई, उसके पीछे यूसुफ साहब की 2 बहनों का हाथ था। क्यों? क्योंकि दिलीप साहब की जब शादी हो गई शायरा बानो से, तो ये 2 बहनें नाराज थीं, क्योंकि शायरा बानो का जो व्यवहार था, वो ठीक नहीं था। तो वो एक तो परिवार के लोग उनसे नाराज रहने लगे और उनके ऊपर ये तोहमत मढ़ा गया कि दोनों बहनों ने मजबूर कर दिया दिलीप साहब को कि आप दूसरी शादी रचा लो, क्योंकि ये बहुत नक्सड़ी हैं शायरा बानो। और चुपके से उन्होंने 1982 में आसमा रहमान से शादी कर ली। अब इनकी मुलाकात हुई थी एक क्रिकेट मैच के दौरान हैदराबाद में, और आसमा की बहनों ने और इनकी बहनों ने इनकी मुलाकात करवाई। मतलब आसमा के भी रिश्तेदार थे और दिलीप साहब की बहनों ने आसमा रहमान से इनकी मुलाकात करवाई। और फिर आसमा रहमान जहां-जहां दिलीप साहब जाते थे, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता था कि कोई मेरी आइटिनरी उनको लीक कर देता था। जहां-जहां मैं जाता था, वहां आसमा रहमान खड़ी मिल जाती थी। और बाद में ये फिर दोस्ती में बदली, फिर दोस्ती प्यार में, और फिर 1982 में चुपके-चुपके उन्होंने शादी कर ली। लेकिन ये शादी लंबी चली नहीं। 2-3 साल में ही
2 साल के बाद 1983 में ही बल्कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अपनी बात को आगे बढ़ा दिया। और जब ये बात पता चली शायरा बानो को तो बहुत दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने चुपके से किया था और ये न्यूज़पेपर से पता चला, मतलब मीडिया से पता चला शायरा बानो को कि यूसुफ साहब ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो सदमे में चली गई। लेकिन उसके बाद यूसुफ साहब ने आकर के माफ़ी माँगी और कहा कि मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, मैं विधिवत रूप से कानूनी तौर पर मैं आसमा रहमान से तलाक लूँगा और आपसे दोबारा फिर आकर के निकाह करूँगा और आपका ही मैं बन के रहूँगा। ऐसा भी नहीं, न सिर्फ इतना किया यूसुफ साहब ने, बल्कि एक माफ़ीनामा ड्राफ्ट किया लीगली और उन्होंने उनके पिताजी को लिखा कि मैंने जो आपको वचन दिया था, जो वायदा किया था सायरा बानो की शादी के पहले, उस वायदा को मैं पूरा करूँगा। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है और इस भूल के लिए मैं ये माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने माफ़ीनामा लिखा, ये लीगल डॉक्यूमेंट बनाया। माफ़ीनामा लिख करके, एफ़िडेविट पर लिख करके कहा कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद विधिवत तरीके से आसमा रहमान से यूसुफ साहब ने तलाक लिया और फिर सायरा बानो के साथ रहे। अब लोग कहते हैं कि उनको चूँकि बच्चे नहीं हुए थे, इस वजह से उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन यूसुफ साहब खुद कहते हैं, अपने मेमोइर्स में भी लिखते हैं कि 1972 में उनका एक बच्चा था जो कि अ अ, म जो गुज़र गया, जिसका जन्म नहीं हो पाया। 8 महीने में, 9वें महीने में वो गुज़र गया। तो मृत बच्चा ही था। तो इसलिए वो बेबी बॉय था। उसके बारे में भी मतलब उन्होंने खंडन कर दिया कि ऐसी बात नहीं थी कि मुझे बच्चा नहीं हुआ था। बच्चे हुए थे लेकिन वो मृत हुए। तो एक रिश्ता ऐसा भी था, दिलीप कुमार ने एक मर्यादा का पालन किया और फ़ौरन बाद में आसमा रहमान को लोगों ने यहाँ इतना परेशान किया कि वो कनाडा चली गईं, बल्कि कनाडा में भी उनको लोगों ने परेशान किया। रेडियो पे उनका 1-2 इंटरव्यू है, कुछ यूट्यूब पर भी इंटरव्यू है कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस विवाद से बाहर जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं सकी, लोग मेरे पीछे पड़े रहे। ख़ैर, इस बात का ज़िक्र मैंने क्यों किया? आसमा रहमान का, दिलीप साहब का और सायरा बानो का। इसलिए किया कि ये जो श्रीमान धूर्त आमिर खान हैं, ये बाकी चीज़ों में यूसुफ साहब का नकल करते हैं, इन चीज़ों में नकल नहीं करते। ये बेईमान, ये टोटल कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है और उसको ये कैसे अपने पीआर से मुअम्मा पहनाता हो, उसकी मैं बानगी आपको दिखाता हूँ। ये एक आर्टिकल से मैं पूरा आर्टिकल आपके सामने रखता हूँ। ये कितनी निर्लज्जता से इनका ये पीआर वर्क करता है और आज मुझे उस जर्नलिस्ट की बात याद आती है, जो ये कह रही थी कि इस तरह के कुकृत्य, जघन्य अय्याशी ये लोग करते रहते हैं और उसको फिर दोस्ती का नाम देते रहते हैं। ये कमाल का है और उसका फिर पीआर एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, तो पत्रकारों को ये पैसे देते हैं, राइटर्स को पैसे देते हैं, एजेंसी को पैसे देते हैं। जब ये अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, अब धर्मेंद्र साहब को देखिए ना, अब वो भी हेमा मालिनी से शादी कर ली, लेकिन उनकी पत्नी कह रही है कि इसमें धर्मेंद्र जी की कोई गलती नहीं थी। हेमा खूबसूरत ही इतनी थी कि उनके ऊपर कोई भी फिदा हो सकता था। अब इस तरह कोई बात नहीं, आप दूसरी शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहानी देखिए, आप पर्दे के पीछे इनका खेल देखिए कि ये किस प्रकार से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं। आप स्वीकार करिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत कर रहा हूं, आप स्वीकार करिए। नहीं, ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये बल्कि अपनी ब्रांडिंग करते हैं। अब इनका एक आर्टिकल है, ये अंग्रेजी का है, हालांकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये ईटी इकोनॉमिक टाइम्स ऑनलाइन की आर्टिकल है। ये पीआर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। सादे समारोह में शादी हो रही है, 150 लोग ही आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, तीनों पत्नियों से जो बच्चे हैं वो तीनों शामिल होंगे। वाह, कितना बढ़िया लगता है सुनने में। अब सुनिए, अधिकांश लोगों के लिए तलाक उनके रिश्ते के अंत का प्रतीक होता है। देखिए पीआर एक्सरसाइज वाला आर्टिकल देखिए। इस पर चर्चा नहीं होगी कि इनका ये लव जिहाद जारी है। इनको तीनों बार लव हुआ, तो अब हालांकि ये क्रिश्चियन हैं या उनके आयरिश हैं, या इनके लिए क्रिश्चियन हिंदू कुछ नहीं है, वहां पर ये दलील देंगे। दिलीप साहब को 2 बार प्रेम हुआ, कई बार प्रेम हुआ। दिलीप साहब और मधुबाला के रिश्ते के बारे में आप सबको मालूम है कि मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच में लगभग शादी तय हो गई थी, लेकिन एक विवाद हुआ फिल्म के सिग्नेचर साइन को लेकर के किसी प्रोड्यूसर के साथ,
वो विवाद हुआ और उसकी वजह से दिलीप मधुबाला के पिताजी ने दिलीप साहब को कहा कि आपको हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा कि आप मेरे पिताजी से माफी मांग लीजिए, मेरे पिताजी नाराज हैं, आपने मेरे पिताजी का दिल दुखाया है, आप एक बार माफी मांग लीजिए तो हम दोनों की बात बन जाएगी, हम दोनों की शादी हो जाएगी। दिलीप साहब ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और वहीं से बात टूट गई। तो मधुबाला और दिलीप साहब भी शादी करते करते रह गए। लेकिन दिलीप साहब शायरा बानो के साथ शादी किया 16 वर्ष के बाद, एग्जैक्टली 16 वर्ष बाद। अब इन लेकिन फिर भी उन्होंने माफी मांग के वापस आए वो। तो ये भी कहानी है। लेकिन इनकी कहानी देखिए, लव जिहाद इनका। लेकिन उन्होंने दोनों बार जो उनका प्रेम हुआ, दो तीनों बार, बल्कि मधुबाला भी मुस्लिम थी, सायरा बानो भी मुस्लिम थी और आसमा रहमान भी मुस्लिम थी। इनका देखिए, श्रीमान सलमान खान का देखिए और श्रीमान शाहरुख खान का देखिए। प्यार तो धर्म देखता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। प्यार धर्म कहां देखता है साहब। अब आइए साहब, मैं जरा इनके आर्टिकल को आपको थोड़ा सा, कि पीआर एक्सरसाइज होता कैसे है। मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि यह महज संयोग नहीं है, ये महज संयोग हो नहीं सकता। तीनों बार आपको प्यार हो और कोई मुस्लिम लड़की आपको मिले नहीं, कोई मिले नहीं, इस लायक भी नहीं हो जिससे आप शादी कर सके। सलमान खान साहब को भी कोई मुस्लिम, पहली मुस्लिम लड़की मिली, वो जबरदस्ती उनके घर में आकर के रही थी और हमारे साथ उनका इंटरव्यू था, मैंने आपको दिखाया था। वो आजकल वो अमेरिका में रहती है। लेकिन और किसी से नहीं हुआ उनका, कोई नहीं हुआ। शाहरुख खान को, खैर शाहरुख खान एक फैमिली मैन है, उनका उन्होंने एक ही के साथ प्रेम किया, शादी की, तो इस मामले में ज्यादा बेटर है शाहरुख खान इन दोनों से। लेकिन अब इनका कहानी सुनिए। अधिकांश लोगों के लिए तलाक उनके रिश्ते के अंत के प्रतीक होता है। हालांकि सुपरस्टार आमिर खान की सोच अलग है। फिल्म फेयर को दिए एक बेबाक इंटरव्यू में थ्री इडियट्स के अभिनेता ने बताया कि कैसे उनकी दोनों शादियां तलाक में समाप्त हुई, लेकिन उनकी दोनों पूर्व पत्नियों, the divorced. Three Idiots actor revealed how, despite both of his marriage ending in a divorce, his equation with both of his former wives, Kiran Rao and Reena Datta, transitioned smoothly from romantic to a friendship. जब वो पत्नी थी तो उनके साथ रोमांटिक संबंध था, लेकिन इसके बाद यकायक जो है, जब नहीं बनी बात तो दोस्ती में बदल गई। ये हमारे आइकॉन बन रहे हैं हमारे देश के। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई दकियानूसी बात कह रहा हूं, कोई दकियानूसी बात नहीं कह रहा हूं। इट इज ऑल बाय डिजाइन। 1986 में, ये 16 नंबर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1986 में अप्रैल 1986 में आमिर खान ने अपने पड़ोसी और पहली प्रेमिका रीना दत्ता से शादी की। पहली प्रेमिका से शादी की आमिर खान ने, और फिर उनकी 16 साल के बाद 1986 से एग्जैक्टली 2001-2 में इन्होंने तलाक दे दिया, 2002 में। और 2005 में किरण राव से फिर उन्होंने शादी की, एमिकेबली हो गया। और किरण राव से शादी की 2005 में, और एग्जैक्टली 16 साल के बाद 2021-22 में, 21 में इन्होंने तलाक दे दिया। और अब 16 साल ही चलता है इनका। 16 साल यूसुफ साहब का भी चला था, ध्यान रखिए आप। अब ये 16 का नंबर कमाल है, ये 16 में ही उलझ जाते हैं। दिलीप कुमार साहब भी 16 साल के बाद चुपके से शादी कर ली। आमिर खान ने 2 शादी चुपके से 16 साल के बाद की, और फिर 16 साल के बाद तलाक दे दिया, और अब ये फिर लुकआउट में रह गए। और लुकआउट में आने के बाद 2025-26 में आकर के 21 में इनकी दूरी बनने लगी थी। 2005 में शादी भी थी किरण राव से, 21-22 में पूरी तरह से ये अलग हो गए 16 साल के बाद। मतलब 32 साल में इन्होंने 2 ऑफिशियल पत्नी को तलाक दे दिया। उन दोनों की क्या स्थिति हुई, आगे एक आर्टिकल में लिखते हैं कि उनका प्रेम तो ये रहा। 1 मिनट, हाँ, उन्होंने याद किया कि दोनों पूर्व पत्नियां भरोसेमंद दोस्त बन गई। उन्होंने बताया कि अगर आज उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वे उनके साथ खड़ी रहेंगी। मतलब इनके साथ अगर कोई मुश्किल होती है तो दोनों पत्नियां इनके साथ खड़ी रहेंगी, और उनके साथ अगर कोई मुश्किल होता है तो ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कि रीना दत्ता के पिताजी कैंसर से परेशान थे, तो रीना दत्ता ने इन्हें फोन किया।
जिंदगी तबाह कर दी और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो परेशान थे, दोस्त थे, बदल गए। तो फिर इन्होंने उनके पिताजी का इलाज करवाया। इसी प्रकार से किरण राव को कोई परेशानी होती है तो आमिर खान जी उनके साथ खड़े होते हैं, और जब आमिर खान को कोई परेशानी होती है तो किरण राव जी आकर के खड़ी हो जाती है। कितना अच्छा है। मतलब ये बाग देखिए कितने, तभी तो वो कह रहे थे, अब वो भी सज्जन बड़े बड़े कमाल है, लेकिन उन्होंने 2 शादियां की, अब दोनों अलग-अलग हैं। एक जावेद अख्तर साहब हो, यकरंगी वाले जो जावेद अख्तर साहब है, इसीलिए वो बहुरंगी चाहते हैं। वो बहुरंगी चाहते हैं, एक रंग से काम चलता नहीं है उनका, बहुरंगी वाले हैं। तो ये यकरंगी वाले जो अभी चारों तरफ घूम-घूम करके कह रहे हैं यकरंगी वाले, तो ये बहुरंगी देखिए, इनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। 16 साल पर इनका विचार बदल जाता है, भाव बदल जाता है, परफेक्शनिस्ट इम्परफेक्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से इम्परफेक्ट हो जाते हैं, जस्ट आफ्टर 16 ईयर्स। एंड इट कीप्स हैपनिंग इन बॉलीवुड। इसमें कोई बातें नहीं है, हमेशा होते रहना है, होते रहता ही है। तो ये इनका तो यही खेल है साहब। तो अब ये श्रीमान आमिर खान के कसीदे कहे जा रहे हैं आर्टिकल में कि देखिए कि इनकी जो पहली पत्नी इनसे विदा ली कानूनी रूप से, तो जो उस वक्त उनके वकील थे, वही वकील दूसरी पत्नी में भी आ गए। कितना प्यारा संबंध है। आहा। और आप हम इनके बाल और खाल निकाल रहे हैं, बताइए ये कितनी दुख की बात है। जिस पहले वकील ने पहले पत्नी के साथ डिवोर्स को फैसिलिटेट किया, उसी वकील महोदय ने दूसरी पत्नी के साथ डिवोर्स को फैसिलिटेट किया। और अब गौरी स्प्रैट आ रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, 47 इयर्स की हैं, एक बेटा है उनके पास जो पूर्व शादी से वो लाई हैं, और बेंगलोर की रहने वाली हैं। पिताजी भी एक क्रिश्चियन हैं, उनकी माता पंजाबी हैं, आयरिश हैं। अब पता नहीं क्या मूल है, भगवान पूरा मूल आप पढ़ लीजिएगा, इट इज अवेलेबल ऑन गूगल। लेकिन वो उन ब्यूटी पार्लर शायद उनकी माता जी चलाती हैं, ये फिर इन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया है। 25 साल से ये एक दूसरे को जानते हैं। इनका इंटरेस्टिंग बड़ा होता है। 7 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती 8 जून 2020 को निकलने के पहले इसी श्रीमान आमिर खान से मुलाकात करने के लिए तो गई थी। और जब रिया चक्रवर्ती ने अपना चैप्टर 2 शुरू किया, तो वन ऑफ 2-3 सेलिब्रिटी गेस्ट जो आए थे, उसमें पहले तो थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने कहा कि उन्होंने शादी नहीं की है, सुष्मिता सेन जी ने। उन्होंने अपने 4 रिश्तों की, बड़ी ही गंभीर रिश्तों की चर्चा की। देखिए बहुत कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मेरा जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है, और मैं लंबे समय तक मैं अपने रिलेशनशिप में रहती हूँ। तो बहुत और वो लंबा समय क्या है? मैक्सिमम 4 साल। 4 साल तक वो रिलेशनशिप में रहती हैं। वो गेस्ट थी इनकी चैप्टर 2 की पहली गेस्ट, सुष्मिता सेन। अब भाई सुष्मिता सेन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्यों? क्योंकि तो मिस वर्ल्ड रही है साहब, इतनी बड़ी एक्टर है, पैसा है उनके पास। मतलब जो महिला अपने पैर पर खड़ी है, पैसा है, वो कुछ भी करे, वो अपने 4 दोस्त बनाए, 5 दोस्त बनाए, उसका कोई लेना देना नहीं। और ये हमारे समाज को एक उनकी तरफ उनसे गिफ्ट है। नई सोच, एक डिफरेंट सोच। एक शादी किया, छोड़ दीजिए, भगाइए उसको, चला नहीं, भगा दीजिए, फिर दोस्त बने रहिए आप, फिर दोस्त बने रहिए। यूसुफ साहब ने ब्रेक किया तो माफी मांग करके दोबारा सायरा बानो के पास आ गए, लेकिन इनका नहीं है, फिर ये दोस्त बना लेते हैं। ये दोबारा नहीं आते हैं माफी मांग करके कि चलो रीना गलती हो गई, हम किरण के साथ चले गए, हम माफी मांगते हैं, हम उनसे विधिवत तलाक लेकर के तुम्हारे साथ आते हैं ना। तुम दोस्त बने रहो ना। अब रीना के साथ भी रहा, रीना पत्नी बन गई। जब रीना पत्नी जब जब किरण पत्नी बन रही होगी, तो सोचिए रीना के मन में क्या गुजर रहा होगा। आज जब किरण दोस्त बन गई है रीना की तरह, तो उनके मन में क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि उनके बच्चे भी शादी में शामिल होंगे और किरण भी शामिल होंगी शादी में। ये ध्यान रखिए आप। अब मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमारे एक जान पहचान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक जमाने में बड़े चैनल के सीईओ हुआ करती थी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। अब वो एक बड़े चैनल से दूसरे बड़े चैनल में गई थी और मेरी अच्छी मुलाकात है उनसे।
दोस्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं वो, लेकिन मेरी अच्छी जान-पहचान है। तो मैं हैरान था कि मैं उनसे पूछ रहा था कि आपकी शादी कहाँ हुई है, जब मैं पहली बार मिला तो। तो मेरे दोस्त जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप इन सब बातों पर चर्चा मत कीजिए शादी-वादी की। तो उनका तो और भी अच्छा है। वो अगल-बगल रहते हैं और शादीशुदा भी नहीं हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन लिव इन में भी नहीं है, एक छत के नीचे भी नहीं रहते हैं। लेकिन बोथ आर मेड फॉर ईच अदर है। वाह! ये भी है रिश्ता। तो अलग-अलग किस्म के रिश्ते हैं, आप इस पर कोई और ये वैधानिक है। अब मुझे वैधानिक है, नहीं है, किसी ने एफआईआर तो किया नहीं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप बताइए, लेकिन वो दोनों तो कह देंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम बालिग हैं, हम दोनों का रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप नहीं रोक सकते हैं। वहाँ लॉ ऑफ लैंड काम नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की बात है, लेकिन कोई गरीब बेचारा इस तरह का कोई काम करे तो इतने लॉ ऑफ लैंड आ जाएंगे कि वो बच ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए ना, यूसीसी का मामला आया पश्चिम बंगाल में, तो लिव इन रिलेशन में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब मैं क्या बताऊं उन पत्रकार महोदय को कि अगर वो बंगाल चली गई और वहां इस तरह से रहने लगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, और आपको नाम देना पड़ेगा कि जिनके अगल बगल भी रह रहे हैं तो उनका कौन है, उनके साथ क्या रिश्ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यूसीसी का यही क्या नाम, यूनिफॉर्म सिविल कोड है साहब। और अगर बंगाल में होते अभी श्रीमान आमिर खान, तो क्या पता पुलिस भी पहुंच जाती कि ठीक है, तलाक अगर हुआ है तो तलाक का पैसा कौड़ी दिया है कि नहीं दिया है, बता दो पूरा, कितना डिमांड था, नहीं था, पूरा तहसील देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, तलाक आपने कर लिया है किरण राव से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुलिस को पूरा अधिकार है कि वो असंतुष्ट है कि संतुष्ट है। यही यूपी में अभी हो जाए तो यूपी में पुलिस पहुंच जाएगी। ठीक है, कानूनी रूप से आपने तलाक ले लिया, लेकिन पुलिस को यह अधिकार है कि आप तीसरी शादी करने जा रही, क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डर तो नहीं रही है महिला, बोल तो नहीं पा रही है, क्योंकि आमिर खान है साहब, उनके सामने मुंह कौन खोलेगा? जब उनका भाई मुंह नहीं खोल रहा था, 1 साल तक अपने भाई को अपने ही घर में बंदी बना के रखा, वो भाई भागा वहां से, वो मारा मारा फिरा, उसके बाद वो मेडिकल हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको सलाह दी कि देखो तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तुमको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, प्राइवेट में जाओगे तो कोई तुम्हारे भाई के खिलाफ मुंह जुबान नहीं खोल पाएगा। सरकारी अस्पताल में जाओ, जेजे हॉस्पिटल गया, जेजे हॉस्पिटल में जाकर के, सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर ने फिर उसको देखा, कहा कि 2-3 दिन का समय दो, हम तुम्हारा पूरा फुल ट्रीटमेंट देखेंगे, जांच करेंगे। जांच के बाद डॉक्टर इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि नहीं, ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर उसने सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट को आधार बना करके उसने कोर्ट में अप्लाई किया और कहा कि देखिए मुझे मेंटली चैलेंज, मुझे डिप्रेशन का शिकार बना करके ये दवाइयां पिछले 1.5-2 साल से मुझे खिलाई जा रही है, मेरा वेट बढ़ गया है। ये है श्रीमान आमिर खान साहब। तो अगर ऐसा होता तो आमिर खान साहब को तो, उनकी हैंकड़ी उत्तर प्रदेश में होते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बाबा की पुलिस पहुंच जाती कि भाई ये गुपचुप से शादी हो रही है, क्या है, पूरा डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए हमको। मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी ये शुभेंदु अधिकारी के बंगाल में चले जाएं, लेकिन वहां तो कुछ हो नहीं सकता है, मुंबई में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फडणवीस भी मोटे तौर पर इन्हीं के ख्याल के हैं, बड़े मॉडरेट चीफ मिनिस्टर है ना वो। तो और भाई उनकी खुद की पत्नी बॉलीवुड से संबंधित हैं, तो वो बॉलीवुड को कैसे नाराज कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये शादी उत्तर प्रदेश में होती और पश्चिम बंगाल में होती, निश्चित रूप से वहां पुलिस पहुंचती, अगर पता चल जाती तो भाई ये तीसरी शादी हो रही है, कुछ ना कुछ जरूर लोचा होगा, भले ही कानूनी रूप से आमिर खान का पक्ष मजबूत हो तब भी। लेकिन आमिर खान जैसे लोग एक नया कानून बना रहे हैं जिसमें परिभाषा है कि तलाक दे दीजिए, दोस्त बना लीजिए, फिर तलाक दे दीजिए, दोस्त बना लीजिए, क्योंकि पैसा आपके पास है। इन्होंने उतना पैसा दिया कि नहीं दिया ये पता नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट तरीके से, चुपचाप तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके कि नहीं हम दोनों दोस्त रहेंगे, आपको हम जितना हमको पैसा होता है उतना देंगे। अरे भाई शादी होनी थी तो आधी प्रॉपर्टी चली जानी थी, ये आधी प्रॉपर्टी गई क्यों नहीं गई, ये मैं हैरान हूं। इनके इनकम का उतना पैसा रीना दत्ता को पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब रीना दत्ता ये मुंह नहीं खोल रही हैं। अब ये जब तक रीना दत्ता खोलेंगी नहीं तब तक कैसे होगा? या उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई का पैसा दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, वो दे रहा है, लेकिन उनको तो ये कहना चाहिए तो पढ़ाई का पैसा कौड़ी तो बाद में होगा। यार ये रूल ऑफ लॉ है। क्यों? क्योंकि लॉ जब तक इन्फोर्स नहीं होगा
तब तक ये बहाना बना करके, प्यार का बहाना बना करके, और उच्च ये कौन सा मानदंड है? ये कोई मानदंड नहीं है। यही वही कट्टर इस्लामिक सोच है जो औरत को वस्तु समझता है। ये 3-3 बार, 4-4 बार इनको प्यार हो रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि ये अरेंज मैरिज कर लिया था। कमाल है। आपको मान लीजिए कि ऐसा भी हो जाए कि भाई माता-पिता ने, परिवार के दबाव में आपने शादी कर लिया, आपकी इच्छा नहीं थी और आप परेशान हैं, दोनों परेशान हैं, पत्नी भी परेशान है, पति भी परेशान है, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम ये संबंध आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और तलाक ले लिया। ठीक बात है। कि भाई दोनों प्रेम करते हो, दोनों एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को समझने बूझने के बाद शादी करते हो, उसके बाद अच्छाई बुराई जो है फिर बुराई में बदल जाती है, तलाक ले लिया और फिर दोस्त बना लिया, फिर दूसरी शादी कर ली, फिर दोस्त, तलाक दे दिया, फिर दोस्त बना लिया, अब फिर तीसरी शादी कर ली, फिर उसको भी, उसमें भी कुछ बुराई नजर आएगी। ये किसको बना रहे हो बेवकूफ? ये उन चाटुकार पत्रकारों को बना रहा होगा आमिर खान, ये बेवकूफ। आमिर खान उनको बेवकूफ बना सकते हैं, वो चाटुकार जिनको ये दो 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 कुछ कौड़ी फेंक देते होंगे, कुछ लाख रुपए भेज देते होंगे कि भैया ये आर्टिकल छाप दीजिए मेरा, वो आर्टिकल छप जाता होगा, या किसी अवार्ड में ये चले जाते होंगे, उसके बदले में कुछ और हो जाता होगा, ब्रांड इंडोर्समेंट, माफियागिरी, ये जो चल रहा है। मीडिया के बिके हुए दलाल पत्रकार और बॉलीवुड का एक बड़ा सरगना एक साथ मिलकर के ये काम कर रहा है, तो ये उनके माध्यम से चला जाएगा। लेकिन किसी भी तर्क पर ये जचता नहीं है। बार बार इनको प्यार हो रहा है, बार बार ये तलाक दे रहे हैं, बार बार ये दोस्त बना रहे हैं। कमाल है। और कोई सवाल ना पूछे, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है ये, इसकी चर्चा कहीं नहीं। ये लव जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। मोटे तौर पर अगर कहूं तो ये लव जिहाद के अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार भी इनको मुस्लिम लड़की से प्यार नहीं हुआ। ये बहुत बहुत तरीके से, सटल तरीके से, ये और सलमान अभी गए थे ना वहां पे, आपको याद है ना, दुबई में एक कौन राजा के यहाँ गए थे, प्रिंस के यहाँ, टर्की भी गए थे ये, इसलिए टर्की के एर्दोगन के समर्थक हैं ये, श्रीमान एर्दोगन के समर्थक हैं ये। फैनेटिक हैं। जितना ये आपको आगे से मॉडरेट दिखते हैं, ये बिल्कुल मॉडरेट नहीं है। ये अनार्की में यकीन करते हैं। जिनको अपने रिश्ते में यकीन नहीं हो, वो लोगों को क्या सीख देगा? एक्टिंग करना आपके व्यक्तित्व का परिचायक नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने आप सोफिस्टिकेटेड लोगों को देख रहे हैं, मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन के भी बारे में ये कहा है कि वो, उनका सोफिस्टिकेशन तब तक रहता है जब तक उनका कंफर्ट लेवल इंक्रोच नहीं होता है। जैसे उनका कंफर्ट लेवल इंक्रोच होगा, उनका सारा सोफिस्टिकेशन फुर हो जाता है। तो जब विपरीत परिस्थिति में लोग सोफिस्टिकेटेड बने रहें, तभी आप उसे समझिए शालीन और सौम्य। अगर नहीं तो वो शालीन और सौम्य ढकोसला है, नाटक है। और ये आपके आइकॉन नहीं हो सकते, या आपके हीरो नहीं हो सकते। आप अपने मानक को बदलिए, अपने हीरो को बदलिए। और ये सभी एक ब्लॉट है, एक सिविल सोसाइटी के ऊपर एक ब्लॉट है। इन्हें एक ब्लॉट के रूप में ही देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।